I will start with third chapter, Nazism and the Rise of Hitler. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. 1945 में बसंत का सीजन था। उस वक्त एक छोटा 11 साल का जर्मनी लड़का था जिसका नाम हेलमट था। वो अपने बेड में लेटा हुआ था और उसने अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी। वो लोग कुछ सीरियस टोन में डिस्कस कर रहे थे। हिज फादर, ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. उसके जो पिता थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट ज्ञानी फिजिशियन थे। उन्होंने अपनी वाइफ से ये डिस्कस किया कि अब ये टाइम आ गया है कि पूरे फैमिली को वो खत्म मार डाले। और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या तो वो अपने आप खुद को मार ले अकेले। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग, उसके पिता ने बोला कि वो उनका डर था बदला लेने के लिए, और वो कह रहे थे, नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रीपर्ड एंड द ज्यूस। उनके पिता ने कहा कि अब जो एलिस है वो करेंगे जो हमने ज्यूस के साथ किया। जो एलिस हैं, they are led by the United Kingdom and France, and they were joined by USSR and USA. They are called the Allies. The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's songs. और दूसरे दिन वो हेलमट को जंगल में ले गए। वहाँ पे उन्होंने लास्ट हैप्पी टाइम्स एक साथ बिताए, पुराने चिल्ड्रन के सॉन्ग गाए। लेटर हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद हेलमट के फादर ने ऑफिस में अपने आप को शॉट कर लिया, मार लिया। हेलमट रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्nt इन द फैमिली फायरप्लेस, और हेलमट को याद है कि उसने अपने फादर की खून भरी यूनिफॉर्म फैमिली फायरप्लेस में देखा था। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened. और वो इतना ज़्यादा, उसको इतना आघात लगा इससे कि उसने सुना और क्या ये हो गया। That he reacted by refusing to eat at home, और उसने घर में बहुत दिन तक खाना खाने से मना कर दिया। फॉर द फॉलोइंग 9 years, 9 साल तक उसने घर में खाना खाने से मना कर दिया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसे डर था कि कहीं उसकी मदर उसे जहर न दे दे। ऑल्दो Helmut may not have realized that all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. और हेलमट को ये सब जो वो महसूस कर रहा था उसका ये मतलब नहीं था। उसके जो फादर थे वो नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। तुम लोगों को बहुत काफी कुछ पता होगा नाजीज और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. और तुम लोगों को ये भी मालूम होगा कि हिटलर का जो दृढ़ संकल्प था जर्मनी को एक बहुत ही शक्तिशाली पावर बनाने का, और उसका एक मेन एम था कि वो पूरे यूरोप को जीत ले। यू मे हैव
heard that he killed Jews. और तुम लोगों ने सुना होगा कि उसने Jews को भी मारा था. But Nazism was not one or two isolated acts. मगर नाजिज्म ना तो एक या दो isolated acts है. It was a system, a structure. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. ये एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है आइडियाज का अबाउट द वर्ल्ड, पूरे जो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स का ये सिस्टम और स्ट्रक्चर है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट. अब हम ये ट्राई करेंगे, ये समझेंगे कि ये नाजिज्म है क्या. लेट अस सी व्हाई हेरमस फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज. और ये जानेंगे, ये देखेंगे कि क्यों हेरमत के फादर ने अपने आप को मार दिया और किस किस बेसिस में उनका डर था. इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलिस. मई 1945 में जर्मनी ने एलिस को सरेंडर कर दिया. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग. और ये कि क्या आगे होने वाला है. हिटलर वॉज प्रोपोगेंडा मिनिस्टर. Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम था गॉबल्स, और उसके पूरे फैमिली ने सुसाइड कर लिया था. कहाँ पे? बर्लिन बंकर में, इन अप्रैल. एट द एंड ऑफ द वॉर, और वॉर के एंड में, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वॉज सेटअप. और वॉर के एंड में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्टार्ट हुई न्यूरमबर्ग में. और ये इसलिए सेटअप हुई जिससे कि नाजी पे दोषारोपण लगाया जा सके, टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स. जो उसने क्राइम्स किए हैं उस पे नाजी पे दोषारोपण लगाया जा सके अगेंस्ट पीस, पीस के अगेंस्ट में, एंड फॉर द वॉर क्राइम्स के लिए, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो ह्यूमैनिटी है, जो मनुष्यता है, उसके अगेंस्ट में. Germany's conduct during the war, especially those action, और जर्मनी का जो कंडक्ट था स्पेशली उन एक्शन के लिए which came to be called crime against humanity, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम कहे जाते थे. इट रेज सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चन. और इससे कई सीरियस मॉरल और ethical question raised हुए, and it invited world war condemnation. और इससे पूरे वर्ल्ड में condemnation मतलब होता है निंदा हुई पूरे वर्ल्ड में. एंड what were these acts? और ये क्यों इन लोगों की निंदा हुई और ये क्या एक्ट थे. अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हैड वेज ए जेनोसाइडल वॉर. एक जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर वेज किया, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप. और इसमें कई इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप के, उनका मास मर्डर, उनको मार दिया गया. द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन Jews. और जो लोग मारे गए थे उसमें 6 मिलियन जूस थे, 200,000 गिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे, और 70,000 जर्मन थे
who were considered mentally and physically disabled, और जो कि mentally और physically disabled माने जाते थे. Besides innumerable political opponents, और इसमें बहुत सारे political opponents भी थे. Opponents मतलब जो political विरोधी होते हैं. Nazis devised an unprecedented means of killing people, और उन्होंने नाजी ने बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को मारा. That is by gassing them in various killing center. उनको जो killing center है उसमें बंद कर दिया, और मतलब उस किलिंग सेंटर में गैस पूरी ओपन कर दी. लाइक ऑशविच, और ये जो किलिंग सेंटर थे जैसे इनको ऑशविच कहा जाता था. द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, और जो न्यूरमबर्ग था, जो जगह थी वहां पे ट्रिब्यूनल क्राइम सेटअप किया था, उसमें केवल 11 लीडिंग नाजीज को मारा गया. मैनी अदर्स वेयर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और जो दूसरे थे उनको पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया. द रेट्रीब्यूशन डिड कम, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. और जो पनिशमेंट आगे उन लोगों को दिए जा रही थी, और जो पनिशमेंट थी नाजीज के लिए, वो बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही ब्रूटल था, और उनके क्राइम्स के बाहर था. द एलिस डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन द डिफीटेड जर्मनी. जो एलिस थे वो डिफीटेड जर्मनी के लिए इतने हार्श नहीं थे, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. और सब कोई ये फील करता है कि जो नाजी जर्मनी जो राइज हुआ है वो जर्मन एक्सपीरियंस से उसका ट्रेस बैक हुआ है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में हुआ है. What was this experience? और ये कैसा एक्सपीरियंस है? बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक. किस तरह से वेमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ? जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. जो जर्मनी था एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में. फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ाई लड़ी? 1914 टू 1918 अलोंग साइड द आसियन एम्पायर, और उसमें आसियन एम्पायर भी था. एंड अगेंस्ट द एलिस, और किसके अगेंस्ट में? एलिस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, जिसमें एलिस में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था. ऑल joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory. और इन सब लोगों ने बहुत ही उत्साह से ये लड़ाई लड़ी. उन्होंने सोचा कि वो उन्हें क्विक विक्ट्री मिल जाएगी. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस. और उन्होंने ये बहुत कम रियलाइज किया कि जो वॉर है बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, और ये यूरोप की सारी इस वॉर से सारी जो उसकी रिसोर्सेस है पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएंगी. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. और जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे विक्ट्री पा लिया. हाउएवर द एलिस स्ट्रेंथन्ड by the US entry in 1917, one defeating Germany and the Central Powers in November 1918. और जो एलिस था उसने यूएस में एंट्री की 1917 में, और अपने आप को मजबूत कर लिया. एंड ऑल्सो वन डिफीटिंग जर्मनी, और वो जीत गया
उसने जर्मनी को हरा के वो जीत गया और सेंट्रल पावर्स को नवंबर 1918 में हरा दिया। द defeat of the Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। और जो इंपीरियल जर्मनी का जो डिफीट था और जो एम्परर उसने कब्जा कर लिया था, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि वो अपनी जर्मन पॉलिटिक्स को फिर से रिकास्ट करे, फिर से बनाए। ए नेशनल असेंबली मेट एट वेमर, और नेशनल असेंबली वेमर में मिली, वहां पे मेट किया एंड देयर एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, और उसका जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल था। डेप्यूटीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, जो डेप्यूटीज थे वो इलेक्ट किए गए टू द जर्मन पार्लियामेंट, जिसे कि रेस्टक भी कहा जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, और इसमें यूनिवर्सल वोट्स था जिसमें सारे एडल्ट्स इंक्लूड होते थे, जिसमें वुमेन भी इंक्लूड थी। This republic, however, was not received well by its own people। मगर जो वेमर रिपब्लिक था उसको उसी के लोगों ने रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। क्योंकि जो उसके जो टर्म्स थे वेमर रिपब्लिक के, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जब जर्मनी की जो डिफीट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इस कारण से वहीं के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद द एलिज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, और जो ट्रीटी वर्सलीज में सेटअप की गई विद द एलिज, वो बहुत ही हार्श थी और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत ही कठोर थी ये पीस ट्रीटी। जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज, जो जर्मनी था वो डिफीट हो गया था, उसने अपनी जो कॉलोनीज थी उसे लॉस्ट कर दिया, a tenth of its population, and it also lost its population, a tenth of its population, 13% of its territories, अपनी 30% of territories को भी लॉस कर दिया, 75% of its iron and 26% of its coal to France, और 26% जो थे कोल उसको वो फ्रांस को देने पड़े, and to Poland, Denmark and Lithuania। The Allied powers demilitarized, जो अलाइड पावर्स थे वो डीमिलिटराइज, मतलब वो मिलिटराइज नहीं रहे, डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और अलाइड पावर्स ने जर्मनी को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर दिया और उससे उसकी जो पावर थी वो कमजोर हो गई। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, एक वॉर गिल्ड क्लॉज जो हेल्ड हुआ था जर्मनी में, उसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना कि जो जर्मनी है वो वॉर और डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द अलाइड कंट्रीज सफर, और इसमें जो अलाइड कंट्रीज थी वो सफर हुई। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू €6 बिलियन, और उसे फोर्स होके €6 बिलियन कॉम्पनसेशन में देना पड़ा। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेस रिच लाइन, जो एलाइड आर्मीज थी उन्होंने जो रिसोर्स रिच जो राइन लाइन था वो ऑक्यूपाई कर लिया फॉर मच ऑफ द 1920s। जो 1920s में जितना भी रिसोर्स
रिच था राइनलैंड में, उसे ऑक्युपाई कर लिया। मैनी जर्मन्स हेल्ड द वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्सलीज। और जर्मन ने वेमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल माना, ना ही जो डिफीट हुई थी वॉर में, बल्कि जो वर्सलीज था उसके डिसग्रेस, जो उसका वर्सलीज का जो ह्यूमिलेटिंग उसको सफ़र करना पड़ा, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल माना।